हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और देखिए, हम लोग बात कर रहे थे ईवीएस सब्जेक्ट को लेकर। हम लोग बात कर रहे थे और ईवीएस की हमारी क्लासेस भी शुरू हो चुकी हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। और आज मेरी क्लास 7 है, 7th क्लास है आज मेरी, ठीक है। और इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक एनिमल्स को। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आप स्टडी रूफ को टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, और आप स्टडी रूफ को फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये रहा मेरा टेलीग्राम पर आप जाएं और सर्च करें आलोक दीक्षित मी, और यहाँ पर आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। और ट्विटर पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपने देखा कि इससे पहले हम लोग बहुत सारी अपनी क्लासेस कर चुके हैं। हमारी शेल्टर की क्लास हो चुकी है, यानी आश्रय की क्लास हो चुकी है। उसके बाद वाटर की हमारी क्लास हो चुकी है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फूड एंड न्यूट्रिशन की हमारी क्लास हो चुकी है। फूड एंड न्यूट्रिशन की क्लास हो चुकी है हमारी। और फूड एंड न्यूट्रिशन के बाद अगर हम लोग देखें तो फैमिली की क्लास हो चुकी है। और फैमिली के बाद प्लांट्स की क्लास भी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, इन सब के बारे में हम लोगों ने विस्तृत तौर से देखा। अगर इस आज के टॉपिक एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आज का ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन एक था, दो था, एक, दो, तीन, पाँच, तीन, चार, दो, यानी हम लोग देख रहे हैं कि नीचे साइड जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हमारी फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होती जा रही है। मतलब नंबर हमारे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे हैं, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि 2013 के बाद से जो ट्रेंड है वो एकदम इंक्रीज कर रहा है हमारा। और जो भी नंबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं हमारे, ठीक है। को नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, तो इस हिसाब से इस टॉपिक को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं एनिमल्स जो है उनको कहते क्या हैं। देखिए, एनिमल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्रकृति के। और ये पूरे विश्व में पाए जाते हैं। विश्व में हर जगह किसी न किसी रूप में ये लोग पाए जाते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी स्पीशीज या मतलब जाति में, या किसी भी स्पीशीज के रूप में हो, चाहे वो जितना भी गहरा समुद्र हो, चाहे ऊंचा कोई पहाड़ हो, ठीक है। कितना भी ऊंचा पहाड़ क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं ये पाए जाएंगे। और चाहे गहरा, चाहे जितना गहरा समुद्र हो, ये कहीं ना कहीं पाए जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं जरूर पाए जाएंगे, किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी स्पीशीज में, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। क्योंकि ये जो नेचर है, नेचर का बैलेंस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये किसी भी शेप में, यानी किसी भी आकार में हो सकते हैं, किसी भी साइज में हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर हो सकता है इनका, कोई भी वेट हो सकता है इनका, मतलब कुछ भी, ये किसी भी रूप में हो सकते हैं। यहाँ तक कि जो हम लोग कल्पना भी नहीं करते उसमें भी हो सकते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं। अगर हम लोग वर्गीकरण की बात करें कि जानवरों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो वर्गीकरण के आधार पर देखिए 6 अलग अलग समूहों में इनको बांटा गया है, ठीक है। 6 समूह में इनको बांटा गया है। और वो कौन कौन से 6 समूह हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। 6 कौन कौन से समूह हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो मत्स्य है या मछली। ये ये आधार है, किस आधार पर, मतलब ये लोग किस आधार पर रहते हैं, ठीक है। जीवन व्यापन कैसे करते हैं, जीवन व्यापन के आधार पर इनको बांटा गया है। तो देखिए, पहला फिश है, दूसरा मैमल्स है, फिर तीसरा बर्ड्स है, चौथा इंसेक्ट है, पांचवा रेप्टाइल है, और छठा एम्फीबियन है, ठीक है। मैमल्स देखिए, वो जो लोग फेफड़ों से सांस लेते हैं। और बर्ड्स मतलब जो हवा में उड़ सकने की क्षमता रखते हैं, ये कीट होते हैं। और ये रेप्टाइल्स, और ये एम्फीबियंस, ठीक है। तो आइए क्लासिफिकेशन अगर हम लोग बात करें उनकी संरचना पर, बॉडी संरचना पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए, बॉडी संरचना के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं तो बॉडी संरचना के आधार पर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, कशेरुकी जानवर और अकशेरुकी जानवर, मीन्स एक तरीके से देखा जाए जो बैकबोन होती है, ठीक है, उसको मतलब जो हमारी बैकबोन होती है, तो ऐसे जानवर जो वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक, जो वर्टिब्रेट होते हैं उनको कशेरुकी जानवर कहते हैं। और जिनके पास बैकबोन नहीं होती उनको अकशेरुकी जानवर कहते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो केंचुआ, केंचुए में बैकबोन नहीं होती है, ठीक है। जो केंचुआ होता है उसमें बैकबोन नहीं होती केंचुए में। तो
तो ये अकशेरुकी जानवर है। लेकिन अगर इंसानों को देखा जाए तो उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, तो जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनको कशेरुकी जानवर कहते हैं, और जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन्हें अकशेरुकी जानवर होती हैं। ठीक है, तो देखिए जानवरों को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, उनके शारीरिक संरचना के आधार पर। उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर जो है दो भागों में बांटा गया है, एक कशेरुकी और एक अकशेरुकी। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कशेरुकी जानवर कौन से होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जिनके बैकबोन होती है। उदाहरण के लिए हम लोग देख लें, मछली है, देखिए बर्ड्स चिड़िया भी होती है, मैमल्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं और एम्फीबियंस भी हैं। ठीक है, और अगर हम लोग देखें अकशेरुकी जानवर, जिनकी मतलब हड्डी नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी, तो ऐसे में देखिए कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें मच्छर जो हो गया, मॉस्किटो, देखिए मच्छर की भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये सब फैक्ट्स हैं आपके। उसके बाद अगर बात करें तो घोंघा की, ठीक है, इसमें देखिए इसमें भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बल्कि ये एक्सोस्केलेटन होता है। एक्चुअली इसको बाह्य स्केलेटन कहते हैं या एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। ठीक है, और ये इनके शरीर को प्रोटेक्ट करती है। देखिए स्केलेटन जो होता है, यानी जो हड्डियों का ढांचा होता है जिसको स्केलेटन हम लोग कहते हैं, वो एक्चुअली है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। ठीक है, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। लेकिन ऐसे जीव जिनमें ये कंकाल नहीं पाया जाता, ठीक है, जिनमें एक कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, उन लोगों में एक बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, एक बाह्य कंकाल होता है, और ये मदद करता है इन सब की। किस चीज़ से मदद करता है? ये इनके इंटरनल ऑर्गन और शरीर को बचाने में इनकी मदद करता है। जैसे कि ये घोंघा हो गया, ये केंचुआ हो गया, ये क्रैब है, और ये ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो आप सब लोग जानते होंगे कि एक छोटे से छिद्र से भी पास कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर स्केलेटन नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन है, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि जो इंसान है उसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, जो जिनमें नहीं होती है और जिनमें होती है, दो तरीके से विभाजन किया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उनकी रहने की हैबिटेट या अडेप्टेशन, यानी हैबिटेट के आधार पर, जहाँ पर वो लोग रहते हैं, रहने वाला जो वातावरण है उसके आधार पर अगर हम लोग बात करें तो जानवरों को वातावरण के आधार पर किन भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए वातावरण के आधार पर इन लोगों को चार तरीकों से बांटा जा सकता है। एक तो स्थलीय जानवर हो गए, एक जलीय जानवर हो गए, एक उभयचर हो गए, और एक वच्छीय जानवर या आर्बोरियल हो गए। ठीक है, एम्फीबियन, उभयचर, एक्वेटिक जलीय, टेरेस्ट्रियल स्थलीय, और आर्बोरियल वच्छीय जानवर। ठीक, तो आइए देखते हैं। स्थलीय जानवर वो होते हैं जो मुख्यतः धरती पर रहते हैं या जमीन पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं जो। ठीक है, जो लैंड पर रहते हैं मुख्यतः। और इसमें देखो घास घास के जो मैदान है, घास के मैदान है, जंगल जो है, और यहाँ तक कि जो आर्द्र भूमि है और जो रेगिस्तान है, ऐसी जगहों पे रहते हैं। ठीक है, जैसे जंगलों में जंगली जानवर रहते हैं, वहाँ पर कुछ रहते हैं। उसके बाद घास के मैदान है, तो घास के मैदान में जो जानवर रहते हैं, जैसे स्टेपी हो गया, पंपास हो गया, लानोस हो गया, ये सब घास के मैदान है। उसके बाद आता है हमारा आर्द्र भूमि, ठीक है, वेटलैंड्स। तो आर्द्र भूमि में रहने वाले जानवर, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब स्थलीय जानवर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद रेगिस्तान में रहने वाले जानवर, ठीक है, रेगिस्तान में रहने वाले जानवर, देखिए ये सब स्थलीय जानवर के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण में घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, बफेलो हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जलीय जानवर या एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में। तो एक्वेटिक एनिमल्स में देखिए ये लोग सांस कैसे लेते हैं, इनकी एक विशेष अंग होता है, और उस अंग का नाम है गिल। ठीक है, उस अंग का नाम है गिल। और जैसे मनुष्य फेफड़ों से सांस लेता है तो इनमें फेफड़े नहीं होते, ये फेफड़ों का रूपांतरित रूप होते हैं। ठीक है, ये फेफड़ों का रूपांतरित रूप होते हैं, फेफड़ों का रूपांतरित रूप। ठीक, फेफड़ों का रूपांतरित रूप होते हैं, जिसे गिल कहते हैं। ठीक, अब जैसे वेल होती है, वेल तो एक्चुअली एक मैमल है। ठीक, ये एक मैमल है क्योंकि इसके पास गिल नहीं होते, फेफड़े होते हैं। डॉल्फिन हो गई, डॉल्फिन भी एक मैमल है। ठीक है, डॉल्फिन भी एक मैमल है, इसको सांस लेने के लिए पानी के बाहर आना पड़ता है। इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों को सांस लेने के लिए
पानी के बाहर आना पड़ता है। उसके बाद मछली हो गया और ऑक्टोपस हो गया, ये तो गिल से ही सांस लेती है, ठीक। या ये अगर देखें तो ये अपने चमड़ी से सांस लेता है। और अगर हम लोग बात करें चमड़ी से सांस लेने वाले या अपनी खाल से या त्वचा से सांस लेने वाले, तो देखिए उनमें ये जो मेढक है, मेढक भी अपनी स्किन से सांस लेता है। अब बात करते हैं उभयचर जानवरों की। तो ये ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि ये लोग स्थल पर यानी जमीन पर भी रह सकें और साथ साथ पानी में भी रह सकें, ऐसी इनके अंदर क्षमता होती है, ठीक है। साथ साथ पानी में भी रह सकते हैं, तो ऐसे जानवरों को उभयचर जानवर कहा जाता है। और देखिए ये अपनी जो त्वचा होती है तो त्वचा से सांस लेते हैं, ठीक। ऐसी अडाप्टेटिव स्किल्स इनके अंदर होती हैं कि त्वचा से सांस लेते हैं, जैसे कि मेढक हो गया, टोड हो गया, ठीक है, न्यूट हो गया, सैलमेंडर देखिए एक होता है छिपकली की तरह ही एक प्रजाति होती है सैलमेंडर। इसके अंदर भी ये क्षमता होती है कि अपने किसी भी अंग को दोबारा दोबारा जो है ग्रो कर सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मेढक हो गया, टोड हो गया, सैलमेंडर हो गया, न्यूट्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आर्बोरियल या वृक्षीय जानवर, ऐसे जानवर जो सिर्फ वृक्षों पर ही अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, ठीक है, और बहुत कम समय के लिए स्थल पर आते हैं। तो ऐसे जानवरों में देखिए स्क्विरल हो गई या गिलहरी, उसके बाद कैमेलियन हो गया, कमेलियन को कहते हैं हम लोग गिरगिट, और मंकी हो गया, ये सब आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, वृक्षीय जानवर होते हैं, ठीक। ये हमारा एनिमल का क्लासिफिकेशन था। अब हम लोग जानते हैं कि क्लासिफिकेशन, अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा रहने के आधार पर, ठीक है, रहने के आधार पर क्लासिफिकेशन देखा। उसके बाद शारीरिक संरचना के आधार पर हम लोगों ने देखा, शारीरिक संरचना शारीरिक संरचना जो हमारी होती है उसके आधार पर हम लोगों ने देखा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट, यानी खाद्य पदार्थ के आधार पर अब हम लोग देखेंगे कि खाद्य पदार्थों के आधार पर किन तरीके से इनका विभाजन किया गया है। तो ये देखिए, एक तो है शाकाहारी, ठीक है, एक तो है शाकाहारी, शाकाहारी जानवर होते हैं, और दूसरे हो गए मांसाहारी, ठीक है, दूसरे हो गए मांसाहारी, और उसके बाद एक आता है सर्वाहारी, एक आते हैं सर्वाहारी। तो इन तरीके से इनका विभाजन किया गया है। आइए सबके उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए शाकाहारी की अगर बात करें तो वो जो पेड़ पौधे या घास खाकर काम चलाते हैं, जो मांस नहीं खाते, जाहिर सी बात है। तो उनमें देखिए ज़ेब्रा हो गया, एलिफेंट हो गया, रैबिट है, काऊ है, जिराफ है। उसके बाद आते हैं मांसाहारी, तो इसमें देखिए लोमड़ी है, वुल्फ, लायन, शार्क, ये सारे जो है मांसाहारी जीव हैं। उसके बाद आता है सर्वाहारी, ऐसे जानवर जो हर एक चीज़ खाते हैं, मीन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने वाली बात है कि जो बियर हो गए, भालू हैं, या जो जैकाल हैं, या जो बिल्ली है, वो भी सर्वाहारी के अंतर्गत आता है। हम लोगों को लगता होगा कि बिल्ली, मतलब आप ये बात याद रखिए, सब बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है। फिर कुत्ते हो गए, और देखिए पिग्स यानी सुअर भी जो हैं, सुअर भी सर्वाहारी में आते हैं, ये भी मांस और शाकाहार दोनों खाते हैं, ठीक है, तो सर्वाहारी में आते हैं। और हम जैसे इंसान भी सर्वाहारी में आते हैं। और देखिए एक चीज और, जो बंदर होते हैं वो भी सर्वाहारी होते हैं। ये देखिए, दे ईट ए वाइड वेराइटी ऑफ फूड एंड फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स टू इंसेक्ट एंड स्मॉल फ्रॉग्स। ये भी सर्वाहारी होते हैं, बंदर भी सर्वाहारी होते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक अपघटक होते हैं, चौथी श्रेणी होती है अपघटकों की, ठीक है। तो ये चौथी श्रेणी है अपघटकों की, और इसमें देखिए वर्म्स हैं, मशरूम है, इंसेक्ट है, बैक्टीरिया है। ये सबसे अंतिम चरण होता है किसी फूड लेवल का, ठीक है। फूड चेन या फूड लेवल में आपको आगे बताऊंगा कि फूड वेब क्या होता है, मीन्स खाद्य जाल क्या होता है, और उसके बाद फूड चेन क्या होता है, ठीक है। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये फूड चेन क्या होता है हमारा, इन सब के बारे में डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो देखिए किसी भी खाद्य या फूड वेब खाद्य चेन के सबसे अंतिम जो लेवल पे होते हैं वो हमारे अपघटक होते हैं। और इनको देखिए, इनको प्राकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अपघटकों को प्राकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा, प्राकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है इनको, ठीक है, प्राकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है इनको।
और ये देखिए जब जानवर या कोई भी प्रकार का जो जैव पदार्थ है वो जब अपनी अंतिम अवस्था यानी मरणासन्न अवस्था में पहुंच जाता है तो वो उसको अपघटित करके पुनः प्रकृति में मिला देते हैं ताकि वो अगली बार नए चक्र में शुरुआत कर सके। ठीक, अब देखिए प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में जानते हैं। कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स ये क्या होते हैं? तो देखिए अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो प्रोड्यूसर्स उन्हें कहा जाता है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स उन्हें कहा जाता है जो लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, जो भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रास हो गई, ठीक, इसमें अगर हम बात करें तो देखिए घास हो गई, ग्रास हो गया, पौधे हो गए, पेड़ हो गए, ठीक है, पौधे हो गए, पेड़ हो गए, और इसमें देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स या जू प्लैंक्टन्स हो गए, जू प्लैंक्टन्स, ठीक है, जू प्लैंक्टन्स हो गए या फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए इसमें, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, ये सब प्रोड्यूसर्स में आते हैं। ठीक, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन। और उसके बाद अगर कंज्यूमर की बात करें तो वो ऐसे जीव जो प्रोड्यूसर पर निर्भर करते हैं, इनको कंज्यूमर कहा जाता है। जैसे कि ऐसे जीव जो प्रोड्यूसर पर निर्भर करते हैं, जो मतलब भोजन बनाने वाले पदार्थ हैं। सिंपल से हम ये कह सकते हैं जो मांसाहारी जीव होते हैं, जो शाकाहारी जीवों पर निर्भर करते हैं, जैसे चींटियां हो गई, लिजार्ड हो गया, रेटल स्नेक हो गया। ठीक है, उसके बाद सबसे अंतिम चरण में जैसे मैंने आपको बताया था डिकम्पोजर्स होते या अपघटक जिन्हें कहा जाता है। ठीक, अपघटक होते हैं। तो इन अपघटक को ही जो है, देखिए ये अपघटक लास्ट में उनको अवशोषित करके और प्रकृति में मिला लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रजनन के बारे में। ठीक है, और प्रजनन के बारे में हम लोग अपना देखेंगे। प्रजनन हमारा जो है अगले टॉपिक में आएगा, अगले इसके पार्ट में प्रजनन हमारा आ जाएगा और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रजनन क्यों जरूरी है। आखिर हम लोग इसमें कुछ सवालों के जवाब ढूंढेंगे कि आखिर ये जरूरी क्यों है। और दूसरा जवाब ये, मतलब क्या यह हर एक जीव में होता है, इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर हर जीव में होता है या नहीं होता है तो फिर इसके तरीके कौन कौन से हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर टीटी में पूछे गए क्वेश्चंस को। ठीक है, प्रीवियस ईयर टीटी में पूछे गए क्वेश्चंस को। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें स्टडी रूफ को और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा आप सबको पता होगा कि आपकी जो मैथ्स की क्लास है, मैथ्स की क्लास चालू हो गई है, प्रकाश सर ले रहे हैं उसकी, और साथ में सीडीपी की क्लासेस भी आपकी चालू कर दी गई हैं। ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।